स्वाति श्रीवास्तव, देखिए होलिका का जो पर्व है वो आ चुका है। इसी के साथ पूरे देश में रंगों का जो खुमार है वो छाया हुआ है। अधर्म, अन्याय और अहंकार पराजय के प्रतीक पर्व होलिका दहन की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व आ चुका है और होली का जो पर्व है भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका को रखता है। रंगोत्सव की पूरे देश भर में धूम है और आज होलिका दहन है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में होली पर्व से जुड़े कुछ विशेष उपाय क्या है जिन पर आज हम भारत समाचार पर खास बातचीत करेंगे आचार्य राजीव शुक्ला जी से। तो देखिए देश भर में होलिका का जो खुमार है वो चढ़ चुका है और ऐसे में तमाम जो चीजें हैं इस रंग पर्व से जुड़ी वो देखने को मिल रही है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज का दिन होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे काफी मान्यताएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई, हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई और ऐसे में देश भर में लोगों पर रंगों का खुमार चढ़कर बोलेगा। आज के दिन क्या विशेष उपाय किए जाए, आप जल्दी से एक पेन लीजिए और पेज लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आपके घरों में समृद्धि आए। आपसे कुछ ही देर बाद हम बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ भारत समाचार में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार की इस खास पेशकश में। यूं तो आप हमेशा आते रहते हैं, अपने तमाम मार्गदर्शनों से लगातार हम लोगों को बताते रहते हैं कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन की अगर बात की जाए, होलिका से जुड़े पर्व की, सबसे पहले तो आपसे इसके पीछे की जो विशेष मान्यताएं हैं वो भी जानना चाहेंगे और मुहूर्त को लेकर भी आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को बहुत बहुत होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार और फागुन महीने, फागुन पूर्णिमा का ये जो पर्व है ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। और इस पर्व में जो दहन की बात अगर होती है तो यानी होलिका मतलब होलिका सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद और होलिका ने चूँकि उसके होलिका के शरीर पे, उनके देह में किसी भी प्रकार से अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी वो प्रहलाद को लेके, भक्त प्रहलाद वो विष्णु जी का भक्त था और उनके ही पिताजी यानी हिरण्यकश्यप वो उनको मारना चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि वो ना रहें। तो उसी की पूरी कहानी है। सब लोग ज़्यादा बहुत दर्शक, विज्ञ दर्शक सब भली भांति जानते हैं। इसमें दहन का जो प्रभाव है, विशेष रूप से हम साइंटिफिक बात बता दें कि जितने भी त्योहार हैं वैदिक आर्य सनातन धर्म में वो सब ऋतुओं से जुड़े हुए बड़े ही साइंटिफिक पर्वों पे पड़ते हैं। यानी ये एक समय पे गंडांत काल होता है, यानी जब ऋतुओं का बिल्कुल संक्रमण काल होता है और इसमें एक ऋतु से दूसरी ऋतु का परिवर्तन विशेष रूप से फागुन मास में, यानी लगभग ठंड खत्म हो गई है और उसके बाद अब गर्म ग्रीष्म ऋतुओं की धीरे धीरे करके वसंत के इत्यादि आसपास सब शुरुआत होने वाली है। तो ये लोग बीमार ना पड़े और लोग किसी भी प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और रंगों का खेलना इसलिए भी जरूरी है, पानी पड़ना इसलिए भी जरूरी है कि आप वो संक्रमण काल आप स्वस्थ, यानी कि जितने भी अपने आपके इन्वायरमेंट में या जितने भी किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई समस्याएं हैं और ऊपरी हवा इत्यादि का भी प्रभाव होता है इस समय, क्योंकि तंत्र के शास्त्रों में फागुन पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। तो इसलिए जैसा आपने कहा कि उपाय जरूर कर लेने चाहिए। छोटे मोटे ही उपाय होते हैं, कोई विशेष नहीं होता है। विशेष रूप से दहन से जुड़े हुए जो उपाय होते हैं वो बहुत अपने आप में अहम होते हैं। इस बार आचार्य राजीव शुक्ला जी ये भी बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब ये जो ग्रहण लग रहा है सूतक भी माना जाता है। भारत में इसका कितना असर है और जिस दिन रंग खेला जाएगा यानी कि कल, कुछ क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं, क्या रहेगा ओवरऑल? देखिए चंद्र ग्रहण तो है और चंद्र ग्रहण, लेकिन चंद्र ग्रहण तभी मान्य होता है
जब अगर पर्व पे चंद्र ग्रहण पड़ जाता है तो वैसे देखा जाता है सूतक काल, उस देश में अगर सूतक का प्रभाव होता है तो ये चूंकि स्वाति जी भारत में दृश्य नहीं है, इसका मतलब दृश्य नहीं है तो इसका मतलब इसका सूतक का प्रभाव भी नहीं, यहाँ पे सूतक रखा जाएगा। और चूंकि कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि चंद्र का ग्रहण है इसलिए यदि संभव हो तो छोटी छोटी उपाय मैं बता दूंगा, वो राशिवार अगर चाहे तो दर्शक लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही विशेष रूप से यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आपके ऊपर किस पॉजिटिविटी का प्रभाव पड़ रहा है। और ये त्योहार जो है वो रंगों का त्योहार है और इसको खूब खुल के मनाइए, कोई चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन किसी को अगर शंका होगी तो उसके उपाय भी बता दिए जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन इस त्योहार को खूब खुल के मनाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, ये आने वाले समय के लिए, और ग्रहों के हिसाब से अगर अच्छे तरह से आप मनाते हैं तो पर्व मनाने से लक्ष्मी प्रसन्ना, ये बोला गया है कि अगर आप पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं तो लक्ष्मी जी की भी प्रसन्नता होती है, विष्णु जी की भी प्रसन्नता होती है, यहां तक शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए होलिका दहन से लेके अगले दिन का पर्व जो होता है, यानी जैसे 24 तारीख को होलिका दहन का मुहूर्त, उसके बाद 25 तारीख को धुलेंडी बोलते हैं जिसको, यानी कि रंगों भरी होली, यानी रंग से खेली जाने वाली, जरूर खेलना चाहिए क्योंकि इसका साइंटिफिक आपके ऊपर शरीर पे असर ही पड़ेगा। अब चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल अन्य जगह माना जा रहा है, भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव भी दूर करना चाहते हैं तो होली अवश्य आप खेले, ये जरूरी रहेगा आपके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं गुरुजी इस पर्व से जुड़ी हुई। आपने चंद्र ग्रहण को लेकर भी कई जो जानकारियां हैं, आमतौर पर कंफ्यूजन थी लोगों में कि कैसे दूर किया जाए, कंफ्यूजन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उन लोगों की मिट गई होगी। मुहूर्त के बारे में गुरुजी लोग जानना चाहते हैं, मुहूर्त आज का क्या होगा, कितने बजे से शुरू होगा, क्या क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं जब होलिका दहन में जाएं? ये देखिए, मुहूर्त की जहाँ तक बात है तो चूंकि 9:54 से पूर्णिमा तो लग चुकी है, 24 तारीख है, तो 24 तारीख पे लग चुकी है और अगले दिन कल तक 12:29 तक पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। और चूंकि पूर्णिमा का प्रभाव में ही इसका देखा जाता है, और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसलिए आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, तो विष्टिकरण होता है, एक विष्टिकरण यानी जिसको भद्रा कह दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि दहन भद्रा अगर अवॉइड कर सकें तो अच्छा है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो भद्रा काल जो है वो 11:12 तक रहने वाला है, रात्रि काल आज। तो अगर आप दहन करें तो 11:13 से 12:27, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का आपको 1 घंटे 16 मिनट का समय मिलेगा। खूब धूमधाम से आप अग्नि प्रज्वलित करें और होलिका दहन करें, और होलिका में छोटे छोटे अपने हिसाब से, राशि हिसाब से या जैसे भी हो, कुछ उपाय या पूजन इत्यादि अवश्य करें। अच्छा, उपटन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उपटन हम लोग लगाते हैं, उपटन का क्या महत्व है? और कहा जाता है कि उपटन लगाने से शरीर की सारी नकारात्मकता चली जाती है, नकारात्मकता को कैसे भगाया जाए? होली जैसे पर्व से जुड़ा इसका क्या महत्व है? गुरुजी जरूर समझाएं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप ला रही हैं भाई स्वाति जी। देखिए, उपटन का वैसे तो देखिए नॉर्मल जितनी भी चीजें हैं सब साइंटिफिक, मैंने पहले कहा, सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हैं। नकारात्मकता होती क्या है? नकारात्मक मतलब जीवाणु, विषाणु, जिस प्रकार से जब भी ग्रहण का प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है या होली के आसपास, पूर्णिमा के आसपास, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को या कुछ विशेष लोगों को पूर्णिमा के आसपास शारीरिक और मानसिक कष्ट की अवस्था दिखती है, तो नकारात्मकता होते हैं वो जीवाणु, विषाणु इत्यादि जो फैले हुए हैं। प्लस इसके साथ अगर आप उपटन लगाते हैं, उपटन में क्या होता है, प्रमुख रूप से एंटीबायोटिक चीजें होती हैं, एंटी एलर्जिक चीजें होती हैं, उसको अगर आप मलते तो आपके पूरे बॉडी के ऊपर एक लेयर आ जाती, प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आपको नकारात्मकता, यानी कि अगर आप बीमार पड़े या मानसिक शारीरिक रूप से अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने के लिए उपटन लगा के स्नान करने के बाद खुद व्यक्ति बताता है कि हाँ, हमें बड़ी पॉजिटिविटी आई, यानी कि आपके अंदर की जो नकारात्मकता थी
वो जैसे हम लोग कहते हैं स्नान ध्यान, तो स्नान और ध्यान से मानसिक ऊर्जाएं भी विकसित होती हैं। तो उबटन लगाने के उपरांत स्नान जरूर होता है और उबटन जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो दोनों ही प्रकार से देखा जाए तो नकारात्मकता जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, वो नकारात्मकता ये होती है कि आप शारीरिक और आर्थिक और मानसिक रूप से पिछड़ सकते हैं, लेकिन उबटन इत्यादि का प्रयोग और नहाने का, स्नान का और ये सारे जो उपाय होते छोटे छोटे करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। आप अपना खुशहाली से, क्योंकि भाग बिल्कुल हम सभी चाहते हैं कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए और आप उनका मार्गदर्शन गुरुजी करते रहे। अच्छा, राशियों की अगर हम बात करें तो राशियों को किस तरीके से होलियां मनानी चाहिए? जो विभिन्न राशियों के लोग हैं उनसे जुड़े हुए कुछ टिप्स अगर आप उनको दे दें तो वो और बेहतर तरीके से अपनी होली को मना पाएंगे। देखिए, राशिवार अगर हम बात करें, चूंकि होली का जो रंगों का त्योहार है वो हस्त नक्षत्र पे पड़ रहा है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि पे होते हैं और कन्या राशि बुध की राशि है और बुध इस पे उच्च के होते हैं। तो अगर हम राशियों की बात करते हैं तो रंगों का जो आपके इन्वायरमेंट से आप अगर रंगों का मेल करते हैं तो उसी को ज्योतिष कहते हैं। यानी कि जैसे अगर आप लेंस लेते हैं और लेंस से धूप पड़ रही है और उसको अगर आप एक साथ एक जगह पे फोकस करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो रंगों का भी वो महत्व होता है। तो मेष राशि वालों से हम शुरू करें। मेष राशि वालों का चूंकि रंग का प्रभाव लाल होता है मेष राशि का, लेकिन अगर भूरे रंग से खेलेंगे तो मेष राशि से 12वें भाव में राहु का संचरण है, उससे उनको मुक्ति मिल सकती है। यानी कि भूरा रंग अवश्य प्रयोग में लाएं होली खेलते समय। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन फॉलो करेंगे तो लाभ होगा। वृषभ राशि की बात करें तो थोड़ा सा चांदी के कलर या सुनहरे रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो भी अच्छा प्रभाव उसका मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर है, होली के बाद सफेद रंग का कोई मीठा जरूर दान कर देंगे तो इससे भी आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी धनिया चबा लेंगे, तब उसके बाद होली खेलेंगे और हरे रंग और बॉटल ग्रीन विशेष रूप से कलर का अगर प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वाले थोड़ा जल तत्व, होली जिस दिन खेल रहे हैं उस दिन अपने अंदर जल तत्व यानी कि पानी इत्यादि ज़्यादा पीने की स्थिति बनाए रखें, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा चूंकि चंद्र का भी ग्रहण का प्रभाव है तो जल तत्व अपने अंदर से कम ना होने दें। खूब होली खेलें, सतरंगी रंग से भी होली खेल सकते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वाले थोड़ा सा होली खेलने के उपरांत गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें ज़रूर आप दान कर देंगे और लाल और पीले रंग से आप सुखद होली खेलेंगे, फूलों से भी खेल सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें, चूंकि कन्या राशि पे ही चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, इसलिए जल की आप भी अपने ऊपर जरा वो रखेंगे कि पूरा जल कमी नहीं होने देंगे और कोशिश करें चांदी का कोई आभूषण, कड़ा इत्यादि यदि पहन के होली खेलें तो अच्छा रहेगा। और होली के उपरांत चांदी का ही अगर आप किसी को एक सिक्का इत्यादि दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके लिए भी हरा और सफ़ेद रंग रहेगा। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के लिए क्रीम और गुलाबी रंग बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कोशिश करें तुला राशि वाले अपनी बहन इत्यादि के साथ भी होली खेलने की, तो और अच्छा पूरे परिवार के साथ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ होली जरूर खेलें, लाल और पीले रंग का प्रयोग करें। धनु राशि की बात करें, मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ। धनु राशि की अगर बात करें तो फूलों की होली, पीले रंग की होली और भगवान विष्णु का स्मरण करके होली खेलें, अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि में थोड़ा बैगनी रंग को आपको इस बार की होली में अवॉइड करना चाहिए, पीले और लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। और कुंभ राशि को भी इसी प्रकार से करना चाहिए। मीन राशि अंतिम राशि है। मीन राशि वालों को कोशिश यह रहनी चाहिए कि यदि पीले रंग के वस्त्र पहन के होली खेलते हैं तो अच्छा उनके ऊपर प्रभाव रहेगा। भूरे रंग का भी प्रयोग अवश्य करें इस बार होली में। तो ये संक्षेप में बहुत छोटे बिल्कुल। और देखिए, विभिन्न राशियों से जो जुड़े लोग थे, गुरुजी ने बताया कि किस तरह से ये छोटे छोटे उपाय अगर आप कर ले तो आपके घर में समृद्धि आ सकती है, आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन गुरुजी कुछ खास बातें ये भी होती हैं होली जैसे पर्व से जुड़ी हुई, जहां खुमार तो होता है लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए होली से जुड़ी हुई। क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को कौन से ऐसे उपाय जरूर कर लेने चाहिए, आपकी नजरों में क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो भी सबसे बड़ा उपाय होता है संयम। हम बहुत अधिक उत्साह में थोड़ा सा अपना संयम ना खोएं और संयमित रह के खूब जम के आप होली खेलिए, खूब त्योहार को खूब एंजॉय जिसको कह सकते हैं वो करिए। लेकिन कोशिश करिए कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसको मैं अभक्ष्य भक्षण कहता हूँ, यानी कि जो नहीं खाना पीना चाहिए या जो इस प्रकार के तामसिक पदार्थ इत्यादि हैं, कोशिश करें कि उनसे आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि होली पर्व मेल जोल का पर्व है और एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने का पर्व है।
इसमें थोड़ा सा कोशिश करें कि यदि आपका अगर किसी से कोई अनबन इत्यादि हो गई हो तो उसको भी दूर करना, जैसे कहते हैं बुरा न मानो होली है, तो ये थोड़ा सा ये भी बात का ध्यान रखें। इस बार चूंकि चंद्र ग्रहण हस्त नक्षत्र में पड़ रहा है तो सारी राशि वालों को अपने अंदर के जल तत्वों को विशेष रूप से जैसे पानी खूब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पीने के लिए, अगर अन्यथा डॉक्टर ने कुछ ऐसा बता रखा उसके अलावा जल की कमी कम से कम होली खेलने दिन वाले दिन ना हो। और कोशिश ये करें कि आप किसी की आर्थिक मदद भी होली खेलने के बाद यदि संभव हो तो पूरे दिन में जरूर करें। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं तो जिसमें संयमित आ गया, संयमित जीवन के साथ साथ आपका जल तत्व की कमी आपके अंदर ना हो, ये भी इस बार का प्रभाव थोड़ा प्लैनेटरी मूवमेंट इस तरीके का चल रहा है। और इसके साथ ही आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों की आर्थिक मदद इत्यादि अगर करें तो भी और अच्छा प्रभाव रहेगा। हाँ, होलिका दहन की पूजा अवश्य इस बार करें क्योंकि ये बहुत विशेष मुहूर्तों में हो रही है। बिल्कुल, आपने जो चीजें बताई हैं सभी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और देखिए, गुरुजी बता रहे हैं कि हमारे जो सनातन के पर्व हैं, हिंदुओं के जो पर्व हैं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है, पूरी तरीके से साइंटिफिक इनका पूरा होता है और इम्पैक्ट भी आपने देखा होगा चीजों का कितना पड़ता है। कुछ लोग इस दिन विशेष तरह के टोटके करते हैं। जी जी जी। अगर किसी के ऊपर कुछ इस तरह का हुआ है तो वो व्यक्ति क्या करे? देखिए, जो भी तंत्र आगम शास्त्र है उसमें कई प्रकार के कई गंडांत रातें होती हैं, यानी रात मतलब जो है रात्रि काल होता है। तो जैसे एक छोटी दीपावली और पे होता है रात्रि का, उसी प्रकार से होली के एक दिन पहले यानी कि 24 तारीख की रात्रि का ये बड़ा महत्व होता है होलिका दहन। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर किसी के ऊपर कोई भी टोटका हुआ हो तो सबसे पहले कोशिश करें होलिका दहन यानी अपनी राशि के हिसाब से होलिका दहन जरूर, कोई ना कोई पदार्थ मैं आगे बता दूंगा, कोई जरूर करें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर टोटका हुआ हो तो होलिका दहन के बाद अगले दिन जो मतलब होली खेलने के बाद आप उसमें से थोड़ी सी राख ले आएं और राख लाके आप थोड़ी सी राख को अपने आप चख सकते हैं, थोड़ा गंगा जल में डाल सकते हैं और थोड़ा आप उसका टीका लगा के वो गंगा जल 7 बार छींटा अपने ऊपर अगर करेंगे और भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम का पाठ अगर आप करेंगे या सुनेंगे तो आपके ऊपर 90% वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। लेकिन गंगा जल में वो राख डाल के भी पूरे घर में जो अफेक्टिव एरिया है वहाँ पे पूरा उसका छिड़काव करें, पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन होती ज़रूर है। और बाची हुई जो राख है वो एक कपूर के टुकड़े के ऊपर रख के अवश्य अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे यानी नैऋत्य कोण में कपूर के ऊपर रख के वो राख पुनः प्रज्वलित कर दें। इससे भी आप देखेंगे काफी आपको राहत मिलेगी। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और मन में आ रहा है कि होलिका अष्टक भी शुरू हो जाता है होली के 1 हफ्ते पहले। अब कब से ये खत्म हो रहा है और किस तरीके से तमाम चीजें होती है, क्योंकि कई कार्य इसमें वर्जित माने जाते हैं, शुभ कार्यों से मनाही होती है। आमतौर पर लोग घर ले लेते हैं, बताया जाता है कि उस वक्त गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि होलाष्टक ऐसी चीजें होती है, होलाष्टक बोलते हैं, 8 दिन का पर्व होता है जो होलिका दहन पे और रंग खेलने के बाद दोपहर तक वो ओवर हो जाता है। यानी कि जिस समय पूर्ण रूप से होलिका का दहन हो जाता है वो होलाष्टक पर्व ओवर हो जाता है। तो आप इसमें जैसे कई चीज़ों की मनाही होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस समय होलाष्टक में सारे ही ग्रह उग्र होते हैं। उग्र मतलब जैसे अगर बुध से संबंधित कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो बुध उग्र है। बुध उग्र का मतलब वो आपको बहुत तेजी से फल दे देंगे जो आप उस चीज को थोड़ा हो सकता है नुकसान उठा जाओ। जैसे फाइनेंशियल काम कर रहे हो तो बुध उग्र है, या मान लीजिए आपका कोई आपको नई कंपनी दायर करनी है या कोई मुकदमा दायर करना है तो उसमें मंगल और शनि उग्र होते हैं तो आपको हो सकता है सक्सेस ना मिले। ऐसा ज्योतिषीय आकलन में कहा जाता है कि होलाष्टक में नए कार्य नहीं शुरू करने चाहिए। शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो किसी भी प्रकार की चीजें हो, साधना, हाँ एक चीज का अब जरूर वो है, साधना आप जरूर इसमें शुरू कर सकते हैं किसी प्रकार के आप। और जो सात्विक पूजन है उसमें भी कोई मनाही नहीं है, लोगों से मेल जोल उत्सव मनाने में इसकी कोई मनाही नहीं रहती होलाष्टक में। बस होलाष्टक में ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा अपने अंदर जो भी है उग्र ना हो, स्वयं से उग्र ना हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें मनाही होती हैं। और होलाष्टक में एक चीज़ और भी देखी गई है, प्लैनेटरी मूवमेंट इस प्रकार का होता है, अकस्मात बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे पिछले होलाष्टक में हमारे देश ने देखा कि पिछले 8 दिनों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई।
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये भी होता है, इसीलिए मना करते हैं शास्त्रों में। तो ये कब खत्म हो रहा है? ये होलिका दहन के पश्चात, अगले दिन होली खेलने के पश्चात, जब होलिका शांत हो जाती है तब खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी आचार्य जी। दान की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दान नहीं करना चाहिए जिस दिन होली खेली। आपका क्या मानना है? क्या इसके पीछे कोई विशेष मान्यता जुड़ी हुई है? देखिए, दान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सर्वमान्य दान, जिसको बोलते हैं कि धर्म के अनुष्ठान के हिसाब से बाद में करते हैं। अगर आप होलिका दहन को एक अनुष्ठान मान के चल रहे हैं, जो कि इस बार जब भी अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, आपकी कोई समस्या दूर हो, तो आपने रात्रि में होलिका दहन का पूजन किया, उसके बाद आपने पूरा अनुष्ठान रूप में होली खेली कि हमारा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, मैं कुल परिवार के साथ सब ठीक रहे, सुरक्षित रहे। तो अनुष्ठान के पूर्ण होने के बाद जो दान की और प्रक्रिया होती है और किसी भी और भी चीज़ प्रकार की, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो उसमें दान मना नहीं होता है, कोई विशेष ऐसा नहीं कि कोई विशेष दान होता है। दान ये भी मान सकते हैं कि जैसे आप जो भी होलिका में, आप होलिका दहन के समय आप जो आहुति दे रहे हैं, वो भी एक प्रकार का अग्नि को आहुति हो रही है। तो आप ऐसे ही होलिका खेलने के बाद अगले दिन स्वच्छंदता से जो भी हो पाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है, जो कि हालांकि वैसे सूतक काल नहीं है यहाँ पे, फिर भी चंद्र ग्रहण या ग्रहण काल में आदमी दान करता है। उस माने से इस होली पे दान अगर करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। गुरुजी, जल्दी से कुछ विशेष उपाय जरूर बता दीजिए हमारे वालों। और ये जरूर ध्यान रखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन राशि वालों को पीली सरसों जब अवश्य डालनी चाहिए और पूजन करना चाहिए। उसके बाद से वृषभ राशि आ गई और मिथुन राशि आ गई और कर्क राशि आ गई। इन लोगों को दूध या दुग्ध से बना पदार्थ जरूर होलिका दहन में डालना चाहिए, होली के फेरे भी लेने चाहिए। उसके बाद कन्या राशि, तुला राशि वालों को गन्ना इत्यादि अवश्य लगाना चाहिए, 5 तरीके के अन्न लगाने चाहिए। और उसके बाद वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि, इन लोगों को ये सात्विकता से पूर्ण होली खेलनी चाहिए और गुलाल इत्यादि रंग जरूर होलिका को चढ़ाना चाहिए। अब बचे मकर राशि के बाद कुंभ राशि। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने अपने हिसाब से जो भी गुड़ या गुड़ से बना हुआ पदार्थ है अवश्य होलिका में आहुति एक देनी चाहिए और उसके चक्कर लगाने चाहिए। सब परिवार पूजन भी करना चाहिए। तो ये सब आप करेंगे तो छोटी छोटी चीजें हैं, सब कोई कर सकता है। आचार्य जी, बहुत आपका धन्यवाद। हमारे तमाम दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी होली पर्व के लिए। आपको भी होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ भारत समाचार के तमाम दर्शकों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद ये करते हैं कि रंगों का ये त्योहार आपके लिए बहुत खास हो, बहुत समृद्धि लाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।